नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है महाकुंभ 2025। एक महाकुंभ प्रयागराज में है, यदि वहां डुबकी लगी तो मुक्ति मिलेगी, और एक महाकुंभ यहाँ पर चल रहा है, यदि यहाँ डुबकी लगती है तो शक्ति मिलेगी, यानी कि आप सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 में जहां पर इसका जो प्री है बस होने ही वाला है, इसी की क्लासें मुख्यतः आप लोगों के पास में आ रही हैं। आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्यतः यूनिट फर्स्ट यानी कि जो भारतीय इतिहास है उसकी चौथी क्लास है। इससे पहले जो 3 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें से शुरुआत की जो 2 क्लासें थी वो अवधारणा और विचार से संबंधित थी। जो टॉपिक जो है 2024 में नया जोड़ा गया है, काफी सारी इसमें समस्याएं हैं आप लोगों को, और इस टॉपिक से संबंधित जब आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ भैया, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर क्लियर होते हुए जा रहे हैं। तो उन क्लासों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? यूनिट फर्स्ट की चौथी क्लास। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, प्रत्येक यूनिट वाइज जो क्लासें हैं वो सुबह शाम आप लोगों को मिल रही हैं। सुबह 8 बजे और जो रात है, रात में लगभग 9 बजे ये जो क्लास है वो चालू हो जाती है। इन क्लासों को देखिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे जिनको लेके आपको कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं कि ठीक है भैया, इसका आंसर तो हमको मिल गया, लेकिन इससे संबंधित और भी यदि आसपास में कहीं प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो वैसी जितनी भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर जब आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो उससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको भी सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम इस क्लास को चालू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। क्लास 4th यूनिट फर्स्ट भारतीय इतिहास। सबसे पहला प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? कौन सा बघेरा विद्रोह? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा? देखिए दोस्तों, यदि हम भारत में मुख्यतः विद्रोहों की बात करें तो ये 1857 से पहले भी हो रहे हैं और 1857 के बाद भी हो रहे हैं। 1857 एक ऐसी क्रांति है, ऐसा विद्रोह है जो सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे विद्रोह हो रहे हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। तो 1857 से पहले जब हम देखते हैं तब कुछ ऐसे विद्रोह हैं, जिनमें से एक विद्रोह है जिसका नाम है बघेरा विद्रोह। कारण वही है, अंग्रेजों की जो शोषण वाली नीति है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, वो जो शोषण कर रहे हैं उन्हीं के विरुद्ध में ये विद्रोह होते हैं। ये है कहां से संबंधित? तो ये बड़ौदा से संबंधित है और सन जो है वो है 1818। याद रखिएगा, राघव राव करके एक व्यक्ति हैं जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और 1818 में ये बड़ौदा में होता है। बड़ौदा आज की समय में कहां पर है? तो गुजरात में है। पहले गुजरात और जो महाराष्ट्र था वो एक ही था और बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, बाद में इनमें विभाजन हो गया है। तो शुरुआत में यदि हम देखें, यदि क्षेत्र वाइज आ जाता है तो आप फिर क्या लगाएंगे कि ये गुजरात से संबंधित था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो बड़ौदा में है, बड़ौदा गुजरात में ही है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। अब भैया सुमेलित हमको करना है तो इसका क्या आंसर होगा? चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि किसका कौन सा क्या है। पल्लव मंदिर शैली और प्रतिनिधित्व मंदिर। हम जब पल्लव शैली को देखते हैं तो किससे संबंधित है? पल्लव काल से संबंधित है। पहली बात हो गई। पल्लव काल किसके पहले आ रहा है? चोलों के पहले आ रहा है ना? जब चोल है, चोल साम्राज्य है, तो चोल साम्राज्य से पहले ही पल्लव काल आ रहा है। और पल्लव काल में मुख्यतः हम देखें तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में निश्चित तौर पे अगर देखें तो ये जो शासक हैं बहुत मजबूत शासक हैं, और सांस्कृतिक दृष्टि से यदि इनको देखें, हम संस्कृति की दृष्टि से देखें तो इनके जो मंदिर हैं अपने आप में अद्भुत हैं। उन्हीं मंदिरों की यहाँ पर चर्चा है, और साइड में जो है वो कहीं ना कहीं राजाओं के नाम है, उनके समूहों के नाम है, उनकी शैलियों के नाम है। तो चलिए हम देख लेते हैं किसका किससे मेल खाता है। सबसे पहले है महेंद्र समूह, नंदी समूह, राज सिंह समूह और मामल्य समूह। तो जब सी वाला देखे राज सिंह समूह तो तुरंत हमें कैलाश मंदिर दिखना चाहिए, कांची का कैलाश मंदिर। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी का। सबसे पहला तो हमने देख लिया कि भैया इसका आंसर हो गया तीसरा, है ना? राज सिंह, ये राज सिंह समूह से संबंधित थे। फिर जब नंदी समूह आएगा तो हमें बैकुंठ याद आना चाहिए। क्या? बैकुंठ। बैकुंठ का जो पेरूमाल मंदिर है वो नंदी समूह से संबंधित है। तब फिर क्या हो जाएगा भैया? चलो वो भी बी का दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बी का क्या हो गया? दूसरा हो गया नंदी समूह का कांची स्थित बैकुंठ पेरूमाल मंदिर। अब जब महेंद्र समूह आएगा तब क्या आएगा? मंडक पट्ट स्थित एकाश मंदिर। तो पहले वाले का कौन सा हो गया भैया? चौथा हो गया। अब एक ही बचा है मामल्य समूह, तो इसका क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम स्थित जो धर्मराज रथ मंदिर है। अब देखिए ये जो रथ मंदिर है इनको क्या एक तरीके से जो दक्षिण भारत में ये जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं क्रमशः 7 मंदिर हैं, जिसमें द्रौपदी मंदिर जो है वो सबसे छोटा है।
इन मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न आता है। इनको रथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रथ कहा जाता है। ठीक है, अब इनको तो हमने मिला लिया, थोड़ा उत्तर में देख लेते हैं कि कौन सा वाला है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि महेंद्र समूह जो है उसका चौथा है। तो इनमें से चौथे कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए बी सी। डी नहीं है तो डी को तो पहले ही हटा दो। तो सबसे पहले देख लिया कौन सा भैया? तीन इसमें आंसर है। अब और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो नंदी समूह। तो दूसरे का यानी बी वाले का क्या है? दूसरा ही है, कांची स्थित बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। तो यहाँ पर बी का दूसरा कौन सा है? तो पहले ही वाला है। बी का दूसरा कौन सा है? पहला वाला है। और फिर जब हम इसी वाले में अगले में देखते हैं बी में, सी में, तो इसमें तीसरा और पहला आ जाता है। तो यहां से ये निश्चित हो जाता है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका तो आंसर ए हो गया, यानी कि महेंद्र समूह से संबंधित है मंडकपट्ट स्थित एकाश्व मंदिर, नंदी समूह से संबंधित है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, राज सिंह समूह से संबंधित है कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर, और मामल्य समूह से स्थित क्या है? महाबलीपुरम स्थित धर्मराज मंदिर। चलिए अब भैया फिर से आ गई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं चित्रकार और सूची सेकंड में चित्र शैली। थोड़े चित्रकारों को देख लें, बसावन, मंसूर, मीर सैयद अली, मिस्किन। तो देखिए ये जितने भी चित्रकार हैं मुगल काल से संबंधित है। कहां से? मुगल काल से संबंधित है। पहली बात तो ये हो गई। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, दसावन हो गए, बसावन हो गए, ये अकबर के समय के महान चित्रकार हैं। मुगल काल में यदि मैं चित्रकारिता की बात करूं तो इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है मुख्यतः जो हुमायूं है। हुमायूं जब है तो हुमायूं के समय में चित्रकारिता प्रारंभ होती है। अकबर के समय में हम जब देखते हैं तो चित्रकारिता का विकास होने लगता है, क्योंकि बसावन, दसवन, है ना, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं यहाँ पर जो चित्रकारी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इसके चरम की बात करें, चरमोत्कर्ष की बात करें, तो ये जहांगीर के शासनकाल में एकदम चरम पर पहुंच जाती है। जहांगीर स्वयं में चित्रकार है। वो कहता है कि यदि आप किसी एक चित्र को बना दें और उसमें आंख किसी और ने बनाया है और उसका कान किसी और ने बनाया है, नाक किसी और ने बनाई है, तो मैं ये बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई और नाक किसने बनाई। तो उसको इतना ज्यादा ज्ञान है किसके बारे में? चित्रकारिता के बारे में। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शाहजहां का टाइम आ गया। तो शाहजहां के समय में ये जो चित्रकारिता है वो थोड़ी डाउन होती हुई नजर आती है, और शाहजहां के समय में स्थापत्य चरम पर पहुंच जाता है ना, क्योंकि शाहजहां के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्थापत्य बन रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आगरा का ताजमहल। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को हमें सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो चलिए भैया, सबसे पहले तो ये जो मिस्किन है ना, ये तो यूरोपियन हो गए, तो डी वाले को, चौथे वाले को तो हटा ही दो। अब तीन बचे। बसावन है ईरानी, मंसूर वनस्पति, तो मंसूर भी एकदम सही है। मंसूर वनस्पति और जीव जंतुओं पर चित्र बना रहे हैं। ठीक है, मंसूर को ही जो है जहांगीर ने उपाधि दी थी, है ना, नादिर उल अस्त्र। ये जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी नादिर उल अस्त्र की। ठीक है ना, तो ये किसको दी गई है? मंसूर को दी गई है। और बसावन जो है वो ईरानी है। चलिए भैया, अब एक बचे हैं मीर सैयद अली, तो ये क्या है? व्यंग्य चित्र है। क्या है? व्यंग्य चित्र है। नादिर उल अस की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी? मंसूर को दी गई थी। इस प्रकार की उपाधियों से भी उनको नवाजा जाता था, है ना। अभी और भी है, चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। पहले इसका ये तो देख लें आंसर कौन सा भैया? पहले ही वाला है ए, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, है ना, और चौथे का डी। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? भारतीय स्वाधीनता जो अधिनियम है उस पर, उसी के तहत भारत को 2 राज्यों में विभाजित भी करना था, है ना। तो इस पर उनके साइन कब हुए हैं? तो चलिए देख लेते हैं। 3 जून 1947, 26 जून 1947, 18 जुलाई 1947 या 31 जुलाई 1947। दोस्तों याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को उस पर साइन हुए थे, और 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त को हम जानते हैं कि हमको आजादी मिल गई थी, और इसी दिन देश का विभाजन जो है वो 2 भागों में हो गया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हालांकि 14 तारीख को हुआ था, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को जो है हमको आजादी मिल गई थी। आगे चलते हैं। भारत की, बार बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जे.बी. कृपलानी। तो ये कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? जे.बी. कृपलानी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। जे.बी. कृपलानी जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के समय, है ना, जब हम स्वतंत्र हो रहे हैं 1947 में, तब ये उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है भैया? आगे का प्रश्न देखते हैं।
पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रैडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? ये हैं कौन? सर सी रैडक्लिफ हैं। इन्हीं को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो एक सीमा रेखा है उसको बनाने का श्रेय जाता है। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इनको मात्र अकेले 6 सप्ताह का समय दिया गया था। कितना दिया गया था? 6 सप्ताह का। 6 सप्ताह में ही इनको पूरी अपनी जो इनको कार्य सौंपा गया था कि अब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा करें एक मानचित्र के हिसाब से, तो उन्होंने 6 सप्ताह, हालांकि बहुत कम समय होता है, इतने समय में मानचित्र के आधार पर, है ना, और इनका बंटवारा कर देना एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही कठिन कार्य था, फिर भी उन्होंने करने का प्रयास किया। तो इनको समय कितना दिया गया था? 6 सप्ताह। 4, 2, 6 या 3 माह, तो 6 सप्ताह याद रखिएगा इनका जो समय था। क्लियर है? आगे चलते हैं। हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था? 1970, 1960, 1950 या 1940? हिंदू कोड बिल जो है वो कब पारित किया गया था? 1950 में पारित किया गया था दोस्तों। ये किससे संबंधित है? और अगर ऐसा आता है ये किससे संबंधित है तो भीमराव अंबेडकर जी से भी संबंधित है। अंबेडकर जी से भी ये संबंधित है। 1948 में सबसे पहले संविधान सभा में इसको पेश किया गया। ये मुख्यतः जो अधिकार हैं उनसे संबंधित था, व्यक्तियों के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, साथ ही साथ इसमें महिलाओं के अधिकारों को भी जोड़ा गया था। तो इसको बाद में पेश किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारणवश में। फिर जब ये पारित हुआ तो ये अपनी जो मूल अवस्था थी, मूल अवस्था में ये बहुत मजबूत था, तब ये पारित नहीं हो सका। फिर जब पहली बार चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके बाद में इसको पारित तो किया गया, लेकिन ये बहुत सारे जो भाग हैं उसमें बढ़ जाता है और इसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। लेकिन ये हिंदू कोड बिल जो है वो 1950 में पारित किया गया था, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात किसे संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, जिसे सैन्य कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, है ना। अच्छा गहरा प्रश्न भी। आप लोग एक बार कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत सरल प्रश्न है, अब बताओ भैया इसका आंसर क्या है। रैडक्लिफ, इसमें माउंटबेटन या क्लाउड ऑचिनलैक। पहले तो प्रश्न को समझो, जब हम प्रश्न को समझते हैं तो आधे ज्यादा उत्तर हमारा जो है वो समाप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 1947 में भारत विभाजन के पश्चात किसे संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था, जिसे सैन्य कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखिए है होता क्या है, जब भारत का विभाजन हो चुका है तो उस समय पर बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम दंगे भी अपने चरम पर हैं। इस समय पर सभी चीजों का बंटवारा चल रहा है। युद्ध में जितने भी अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, ये सब प्रयोग हो रहा है, इसका भी बंटवारा हो रहा है। पुलिस जो है उसका भी बंटवारा हो रहा है। तब इन्होंने या इनकी उस समय पर नियुक्ति की गई थी। और किस वजह से नियुक्ति की गई थी? इस वजह से कि भैया जो यहाँ पर युद्ध से संबंधित, शस्त्र से संबंधित, सैनिकों से संबंधित जो बंटवारा है उसकी जिम्मेदारी आप लें और आप अपने हिसाब से करें। तब ये करते क्या है, इन्होंने एक काम किया है जिसमें जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जो भारतीय सैनिक है या जो हिंदू हैं, एक तरीके से जो मुस्लिम है, उनको पाकिस्तान में भेज दिया जाए, पाकिस्तानी सैनिकों में भेज दिया जाए, और जो हिंदू हैं वो भारत में ही रहें। तो इस प्रकार के ये विभाजन से संबंधित थे। फिर हम देखते हैं कि 17 फरवरी से अंग्रेजों का भारत से जाना चालू होता है ना, माफ करिएगा 17 अगस्त से अंग्रेजों का भारत में जाना चालू होता है, और फरवरी 1948 तक यानी कि 28 फरवरी 1948 तक ये जो विभाजन है वो धीरे धीरे होता जाता है सभी में। अंतिम रूप से 28 फरवरी को ये जो पद है ये समाप्त कर दिया जाता है। कौन सा? जिसे हमने संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर, है ना, ये वाला जो पद है समाप्त कर लिया जाता है। और इसी में जो ये क्लाउड ऑचिनलैक हैं, इनको वहां से, क्योंकि पद ही समाप्त हो गया तो अब कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा? डी, क्लाउड ऑचिनलैक। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो मुस्लिम व्यक्ति थे या मुस्लिम जो पुलिस से संबंधित व्यक्ति थे उनको पाकिस्तान में भेज दिया गया, और जो हिंदू से संबंधित थे वो भारत में ही रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड बेब, एयो हुम, विलियम बेडनवन या जॉर्ज यूले? पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? एयू हुम को तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तरीके से देखा जाए तो जन्मदाता माना जाता है एयू हुम को, जबकि जॉर्ज यूले 1888 में, कब? 1888 में पहले वो व्यक्ति हैं या यूरोपीय व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है ना, कौन? जॉर्ज यूले। कहां पर? इलाहाबाद में हो रहा था ये, इलाहाबाद में। देखिए जब भी हम कांग्रेस के अधिवेशनों को याद करते हैं तो हमें दो चीजें याद रखनी पड़ती हैं, एक सन
उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, ये तो एक चीज हो गई, क्योंकि सन है तो भैया व्यक्ति तो होंगे, साथ साथ में स्थान भी हमको याद करना पड़ता है। पहला जो सम्मेलन था बंबई में हो रहा है, 72 प्रतिनिधियां उसमें भाग ले रहे हैं कांग्रेस का। व्योमेश चंद्र बनर्जी वहां पर सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे। फिर ऐसे ही क्रम ये चलता रहा, काफी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे चलना। उसी प्रकार से जॉर्ज यूलिया 1888 बने थे, पहले यूरोपीय व्यक्ति हैं, ठीक है। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे या नहीं थे, कहा नहीं जा सकता, अभी देखेंगे। सी राजगोपालाचारी भी हैं, जगजीवन राम ये भी हैं कि नहीं है, ये सभी किसी न किसी पद पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, ये जो एस राधाकृष्णन है ये उसमें शामिल नहीं थे। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, है ना। 2 सितंबर 1946 को हम देखते हैं कि प्रथम अंतरिम जो सरकार है यहाँ तो घोषित हुआ था, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन गई थी, जो कि कितनी थी? 12 सदस्यीय थी, नेहरू जी की अध्यक्षता में, ठीक ही नहीं थी, है ना। नेहरू जी इसमें प्रमुख थे, बाकी पूरे के पूरे सदस्य थे, सबको अलग अलग कार्य दे दिया गया था कि नहीं। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता बाड़ेदार या शांति घोष? दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये किससे संबंधित है? क्रांतिकारियों का दूसरा फेज, पहले वाले फेज से संबंधित नहीं है, ये दूसरे फेज से संबंधित है। जब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है और एक शून्यता वाला जो वातावरण है उस समय भारत पर आ चुका है, अब उसको बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो उठने लगी हैं। तो इसी क्रम में ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था, कौन सा? बंगाल वाला क्षेत्र था, तो बंगाल वाले क्षेत्र में ये क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो महिला समाज है या जो महिला क्रांतिकारी है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी में एक बीना दास है ना, हाँ ये बीना दास ये है, बी भैया, ABCD बी, बीना दास इसका आंसर होगा। बीना दास हैं जिन्होंने कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते वक्त उसी समय पर वहां के जो गवर्नर हैं उन पर क्या कर चला दी थी? गोली चला दी थी। हालांकि किस्मत उनकी अच्छी रही कि वो बच जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे शांति घोष हैं, एक का नाम और आप लोगों ने सुन रखा होगा जिनका नाम है सुनीता चौधरी। इन लोगों ने भी वहां के कलेक्टर पर गोली चलाई है। सुनीता चौधरी हैं, शांति घोष हैं, है ना। इसी समय एक नाम आता है सूर्य सेन। इन्होंने क्या किया था? चट गांव पे हमला कर दिया था। कहां पर? चट गांव पर हमला करते हैं। हमला कर देने के बाद में यहाँ पर अपनी खुद की एक सरकार का गठन कर लेते हैं, है ना। इनको किस नाम से जाना जाता था? मास्टर दा। इन पर एक मूवी भी आ चुकी है, आप लोग देखिएगा, सूर्य सेन, मास्टर दा, तो चटगांव करके वो मूवी का ही नाम है। इन्होंने अपनी एक खुद की सरकार ही यहाँ पर गठित कर ली थी। तो ये सब के सब जितने हैं वो किससे संबंधित है? क्रांतिकारियों का दूसरा फेज, ठीक है। पहले वाला जो फेज था वो कब हो रहा है? जब जो बंगाल का विभाजन हो रहा है उस समय की बात है। तो ये कौन सा वाला फेज है? तो ये जो फेज है वो दूसरा फेज है, असहयोग आंदोलन के बाद। जब असहयोग आंदोलन हम देखते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी जो हत्याकांड है या चौरा चोरी जो कांड है उसके बाद में स्थगित हो जाता है, तो उसके बाद ये दूसरा फेज चालू होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? है ना। तो रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, रास बिहारी घोष या जनरल मोहन सिंह? यहाँ 2 नाम आपको दिख रहे हैं जो एक जैसे हैं। एक तो है रास बिहारी बोस और एक है रास बिहारी घोष। इन्हीं दोनों में से आंसर है। बाकी लक्ष्मी सहगल भी उससे संबंधित हैं और जनरल मोहन सिंह भी संबंधित हैं। तो देखिए, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, इनमें से यदि हम देखा जाए तो रास बिहारी जो घोष है ना, ये 1907 के सूरत अधिवेशन से संबंधित है। सूरत अधिवेशन को हमें बार बार याद रखना पड़ता है 1907 में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इसी में 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक चरमपंथी है और एक नरमपंथी, यानी कि एक गर्म दल है और एक नरम दल है। तो इन दोनों में ये विभाजित हो जाती है। इस विभाजन की जो घोषणा है वो 1907 में कौन करते हैं? रास बिहारी घोष। तो यहां से घोषणा और घोष, इसको याद रखना है। एक तरीके से इन्होंने अध्यक्षता वहां पर कर रखी है जहां पर 2 भागों में कांग्रेस बढ़ रही है। तो याद करने की एक ट्रिक होगी, तो घोष से याद रखना घोषणा, है ना। तो जब आप घोषणा को याद रखोगे तो 101% जब एक चीज को याद कर लिया तो दूसरी अपने आप याद हो जाती है। दूसरे को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम एक को तो याद ही कर लेते हैं, दूसरे को भी लगे हैं याद करने के लिए। एक याद का मतलब यह है कि यदि उसकी विपरीत चीज है तो वो तो अपने आप ही याद हो गई। जैसे चक्रवात और प्रति चक्रवात है, और यदि हम चक्रवात को याद कर ले और ये समझ लें कि चक्रवात का उल्टा ही प्रति चक्रवात है,
बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन अधिकतम व्यक्ति करते क्या है, विद्यार्थी चक्रवात को भी रटे पड़े हैं और प्रति चक्रवात को भी रटे पड़े हैं। तो अब दोनों को जब रट रहे हो भाई, एक को जब अच्छे से याद कर लिया तो इसका उल्टा है, उल्टा ही तो करना है, काहे के लिए उसको पढ़ रहे हो बार बार। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। तो आप रासबिहारी घोष को याद रखेंगे कि घोष यानी घोषणा 1907 सूरत अधिवेशन, 2 भागों में बट गई कांग्रेस, अपने आप याद हो जाएगा। रासबिहारी बोस जो है 1942 में आईएनए की जो स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा की गई, लक्ष्मी सहगल, जनरल मोहन सिंह। इसके अलावा आईएनए को हम देखें तो आईएनए की जो कमान है, पहले तो किसने इसकी स्थापना कर दी, रासबिहारी बोस ने 1942 में, फिर सिंगापुर 1943 में। इसकी जो कमान है सिंगापुर 1943 में, इसकी कमान को किसको सौंप दिया गया, इसकी कमान जो है इसको सौंप दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। किसको, सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। किसने अनुशंसा की है भारत छोड़ो प्रस्ताव, है ना। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा काम कहां पे हो रहा है, वर्धा में हो रहा है। तो इसको हम वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आजाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जेबी कृपलानी ने। तो याद रखना इसकी जो अनुशंसा है वो तो जवाहरलाल नेहरू ने की है, पर उस समय पर जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो रहा है तब कांग्रेस के उसके अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस के तब है कौन, अबुल कलाम आजाद। उस अधिवेशन के कौन है, अबुल कलाम आजाद। तो ये कौन है भैया, ये उस समय पे अध्यक्ष हैं। इन बातों को याद रखना। अनुशंसा किसने की है, अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अबुल कलाम आजाद हैं। ऑप्शन देख रहे हो कितने पास पास में आ रहे हैं। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो नहीं बनते हैं, तो बस उसके बाद में नंबर कम हो जाते हैं, सिलेक्शन से हम बाहर हो जाते हैं। हर बार का यही रट्टा है। इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आधुनिक भारत है, इसको तो डीप आपको पढ़ना ही है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो हो गया काम, आ गए नीचे। तो अबुल कलाम आजाद कौन है, अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो किससे संबंधित हैं, उन्होंने इसकी अनुशंसा कर रखी थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद को छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया। गांधी जी व्रत बहुत लिया करते थे, अनशन बहुत ज्यादा करते थे। जहां कोई बात हुई और उनको ऐसा लगा कि भैया हमको इसको मनवाना है, तो सबसे पहले उनके पास जो शक्ति थी वो किसकी थी, अहिंसा की। दूसरी जो उनके पास शक्ति थी वो किसकी थी, जो इनका अनशन है। तो अनशन व्रत, इन्हीं के माध्यमों से इन्होंने अपनी जीत को हासिल किया है। हालांकि जीते तो बहुत लास्ट में हैं, जब हम अंतिम रूप से चले जाते हैं। शुरुआत में तो प्रयास ही है ना, प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, प्रयास पे प्रयास। तो उसी के अंतर्गत 1917 में साबरमती की जो है वो स्थापना होती है। स्थापना, ये गांधी जी का एक आश्रम था साबरमती, जहां पर ये अपने जो देसी वाले कार्य थे उनको किया करते थे। और बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिन्हें हम रचनात्मक भी कह सकते हैं, खुद से संबंधित भी हैं। यहाँ पर अनुशासन का पालन हुआ करता था। बहुत सारे यहाँ पर जैसे खादी के वस्त्र बनाना, ये सब करना, इसलिए उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना कर रखी थी। अब इस आश्रम में अगर हम देखें तो इन्होंने इसको छोड़ा कब था, 1930 में। 33, 30, 22 या 29, 1930 में। कब, जब सविनय विज्ञान आंदोलन को ये प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय पर 12 मार्च को ये यहां से निकलते हैं। 12 मार्च 1930 में। और जब यहां से ये निकलते हैं तो 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं कहां पर, दांडी। याद रखना 6 अप्रैल को कहां पहुंचते हैं, दांडी। ये जो यात्रा है, ये जो 12 मार्च 1930 को उन्होंने छोड़ा है, छोड़ते समय एक संकल्प भी लिया है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, जब तक भारत को आजादी नहीं मिलती मैं साबरमती आश्रम लौट के नहीं आऊंगा। और यहाँ के बाद में फिर उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो किस में निकल जाता है, जो आंदोलन है, जो यात्राएं हैं, कभी जेल की यात्राएं हैं, कभी कहीं की यात्राएं हैं, तो यहाँ से वो छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हो रही है। 79 अनुयायी उनके संग में हैं और वो काफी लंबा चलते हैं। लंबा चलने के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 6 अप्रैल को ये पहुंच जाते हैं दांडी नामक स्थान पर। नमक को सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से सविनय विज्ञान आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। यातायात से, उद्योग से, शिक्षण संस्थाओं से उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब बंग भंग विरोधी आंदोलन हो रहा है तो इस आंदोलन में को जो गति मिल रही है
तो ये किस वजह से गति मिल रही है? 1905 की बात है ना, जब बंगाल का विभाजन हुआ तब ये बंग भंग जो आंदोलन है होने लगा। 1906 में एक तरीके से देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन जो है अपने चरम पर है। तो इस समय इसको जो गति मिल रही थी दोस्तों, वो मिल रही थी मुख्यतः कहाँ से? युवाओं से। तो युवा इसमें बहुत आ रहे थे, और युवा कहाँ से संबंधित है? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित हैं। तो ये जो कार्लाइल सर्कुलर था वो इसी से संबंधित था, युवाओं से, कि उनको चेतावनी दी गई थी कि यदि आप हमारे जो कानून है उनका उल्लंघन करते हैं तो फिर आपके जो स्कूल हैं उनको सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। एक तरीके से बंग भंग जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए, क्योंकि इन आंदोलनों के लिए शक्ति की जरूरत तो पड़ती ही है, चाहे वो युवा के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो। जब वो सब चीजें नहीं मिल पाएंगी तो भैया फिर कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? तो वो लोग वहीं पर प्रहार करते थे। अंग्रेजों में इतनी बुद्धि थी कि वो कहां पर प्रहार करें। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, पर वो भारत में ना कर कहां की है? ताशकंद में की है 1920 में। तो याद रखिएगा ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये उन्होंने कहा की है 1920 में, ताशकंद में की है। ये 20 है ताशकंद में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, पटवर्धन। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है अशोक मेहता। इनको याद रखिएगा, ये भी आ सकते हैं, अशोक मेहता। और एक है मीनू मसानी। इन्होंने कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना की थी, है ना। कांग्रेस समाजवादी दल की इन्होंने स्थापना की है। अशोक मेहता है, मीनू मसानी है, आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है। क्लियर? कब की है? तो 1934 में की है। कब की थी? 1934 में की थी। क्लियर है? इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? एक तरीके से इसका जो उद्देश्य है वो जो भारत के रजवाड़े हैं और भारत में जो रियासतें हैं तो इनका जो प्रभाव है वो कम करना था, और इनको मुआवजा तो दिया, इनको इनके जो पद हैं, मुख्यतः जो रियासत हैं, इन सबको इनसे हटा दिया जाए और बिना मुआवजे के हटाया जाए, यानी कि इनको वो मुआवजा भी नहीं दिया जाए। साथ ही साथ जो भारत में एक तरीके से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस पे हो? राज्य के द्वारा निर्धारित हो, यानी प्रत्येक जो राज्य है उन्हीं के द्वारा जो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे टैक्स से संबंधित हो या किसी अन्य चीजों से संबंधित हो, वो सब किसके द्वारा हो? राज्य के द्वारा नियंत्रित हो। इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी, कांग्रेस समाजवादी दल। तो एक तो ये हो गया। मानवेंद्र राय कहां से संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ताशकंद से संबंधित है। आइए आगे का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना से संबंध नहीं था। चलिए, भगत सिंह है, बिल्कुल है, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, है ना। अब देखिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? लाला हरदयाल। ये पूछ रहे संबंध नहीं था। लाला हरदयाल कहां से संबंधित हैं? दोस्तों याद रखिएगा, ये 1913 के गदर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गदर आंदोलन से। एक बात हो गई। अब ये गदर आंदोलन में कैसे जुड़ गए? 1911 में ये प्रताड़ित हो जाते हैं अंग्रेजों से, और प्रताड़ित होने के बाद में कहां चले गए? अमेरिका चले गए। अब जब ये अमेरिका चले गए तो अमेरिका के ही सैन फ्रांसिस्को में, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। सैन फ्रांसिस्को में किसके साथ मिलकर? सैन फ्रांसिस्को में किसके साथ मिलकर? सोहन सिंह भक्काना। सोहन सिंह भक्काना। सोहन सिंह भक्काना। सोहन सिंह भक्काना के साथ में मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। तो ये तो 1913 से संबंधित हो गए लाला हरदयाल। और HSRA, इसमें भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुखदेव हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं। तो ये जो HSR है, इसी के ही जो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो है HSRA का तो निर्माण कर लिया। ये HSRA है क्या? ये खुद ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक संशोधित रूप है। ये कब बनी थी? ये 1924 में बनी थी, है ना। ये कब बनी है? 1924 में। तो 1924 के बाद 1928 में फिर ये बन गई थी। 1928 में जब ये बनी तो इसी के व्यक्ति हैं कौन कौन? भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बम फेंके थे। लाहौर की जो असेंबली है वहां पर क्या फेंके थे? बम फेंक दिए थे। अब जब उसकी जो असेंबली थी उसमें जब बम फेंके इन्होंने, तो बम फेंकने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार हो जाने के बाद में
फिर इनका जो सैंडर्स वाला हत्याकांड था वो खुल जाता है, उसकी गवाही मिल जाती है और इनको बाद में फिर इसी के तहत फांसी की सजा होती है। यानी पकड़े तो लाहौर षड्यंत्र केस में गए हैं, लेकिन इनको फांसी किस में होती है, जिसमें वो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वहां पर गवाही लग जाती है और इन्हीं के एक व्यक्ति हैं जो इनके संग में धोखा कर देते हैं। क्लियर? तो वो इन्हीं से संबंधित है, HSRA। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में नहीं रखा गया था? तो इनमें से किसको नहीं रखा गया था दोस्तों? तो इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अहमदनगर के किले में नहीं रखा गया था। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न कैसा है? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी? तो जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने कर रखी है? तो वो लाला लाजपत राय ने कर रखी है। ठीक है, कब है लाला लाजपत राय ने? 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ होता है। 1 अगस्त 1920 को, एक बात याद रखना, 1920 को ये चालू होता है। इसी दिन भारत के खास व्यक्ति जो लाल बाल पाल में से एक थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये समाप्त हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो रहा है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जो है वो खत्म हो जाते हैं और इसी दिन से फिर जो है वो जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रारंभ माना जाता है। तो 1 अगस्त 1920 इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया? बनारस अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। तो कब हो रहा है? सूरत अधिवेशन में हो रहा है 1907 में। अभी मैंने चर्चा करी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। दरअसल था क्या, 1906 की बात थी। 1906 में नरम दल और गरम दल, इन दोनों जनों में कुछ बातों को लेकर मतभेद थे। गरम दल ये चाह रहा है कि स्वदेशी, बहिष्कार और शिक्षा नीति, इनसे संबंधित 4 प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों को पारित कर लिया जाए और ये जो पूरी की पूरी घटना है वो कहां पर हो? जो जैसा कि गरम दल है, तो गरम दल ये चाह रहा है कि ये जो है, ये जो व्यवस्था है पूरी की पूरी, ये बंबई में हो। और बंबई में भी कहां पर हो? बंबई में हो तो बंबई में, लेकिन साथ ही साथ में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए जाएं? तो या तो लाला लाजपत राय बना दिए जाएं या बाल गंगाधर तिलक बना दिए जाएं। लेकिन ये जो अधिवेशन है वो हो कहां पे रहा है? ये अधिवेशन इनकी जो स्थान था, इस स्थान को छोड़कर अलग जगह पर हो जाता है और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन बना दिए जाते हैं? दादा भाई नौरोजी बना दिए जाते हैं। दादा भाई नौरोजी, चूंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति भी थे तो इनको बना दिया गया। अब इसके बाद में इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। तो जब इनके बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है तो काफी ज्यादा इनमें मार पिटाई भी हो जाती है। इसके बाद में फिर ये जो अधिवेशन है वो सूरत में होता है और 1907 में इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर, जो भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे शिक्षा नीति हो गई है ना, बहिष्कार हो गया, स्वदेशी आंदोलन को चलाने का तरीका हो गया, तो इन्हीं को लेकर इनमें आपसी मतभेद हो जाते हैं और 1907 में 2 भागों में कांग्रेस बढ़ जाती है, गरम दल में और नरम दल में। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है? साइमन कमीशन कब आ रहा है? 1927 में आ रहा है। क्यों आ रहा है? 1919 में जो कानून बना था उसकी 10 साल बाद व्याख्या होनी थी, यानी दूसरा कानून बनना था, लेकिन चूंकि वहां पर ब्रिटेन में चुनाव थे इसीलिए उसको 2 साल पहले ही कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1927 में कर दिया गया। इसी साइमन कमीशन में यदि हम देखें तो एक भी सदस्य कौन नहीं है? भारतीय नहीं है। अब बताइए, यदि किसी में कोई ऐसा कमीशन जो सबके निर्णय लेगा और जिसके प्रति निर्णय ले रहा है या जिसके लिए निर्णय ले रहा है उनसे संबंधित कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो क्या सही निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसी चक्कर में जो साइमन कमीशन है
इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया और इसका विरोध किया गया काफी ज्यादा। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से घायल हो जाते हैं और अंततः वो समाप्त हो जाते हैं। फिर इन्हीं का जो बदला है वो कौन लेंगे? भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, सैंडर्स को गोली मारकर। हालांकि वो मारने किसको गए थे? किसी और को, लेकिन जो सैंडर्स है वो बीच में आ जाता है और उसकी फिर जो है वो हत्या कर दी जाती है। तो अब याद रखिएगा ये किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो उस समय पर कौन थे? लॉर्ड इरविन थे दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। इसी ने बोला था कि भैया इसको भारतीयों से दूर रखा जाए और ये जो कमीशन है इसमें पूरे के पूरे सदस्य कैसे हो? तो वो यूरोपीय हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्देशित करिए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। ऐसा जब प्रश्न आ जाए दोस्तों, आप ये जो कूट हैं नीचे वाले ऑप्शन इनको मन नहीं देखें, अपने दिमाग से आंसर इसका लगाएं। सबसे पहले तो हमें मालूम है ब्रह्म समाज है। कौन सा है? ब्रह्म समाज है कि नहीं है? राजा राम मोहन राय द्वारा कब आया था? 1828 में। चलिए भैया, राजा राम मोहन राय हैं। फिर है कौन सा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कब आया? 1867 में। अब ये 1867 में आया और ये 1828 में आया। इसमें कौन थे? महादेव गोविंद, आप लोग लिख लीजिएगा, महादेव गोविंद रानाडे हैं, आत्मारंग पांडुरंग है ना, आत्माराम पांडुरंग हैं, दो व्यक्ति हैं प्रार्थना समाज में। फिर इसके बाद में आर्य समाज, ये कब आ रहा है भैया? आर्य समाज जो है ये आ रहा है 1875 में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर इसके बाद में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये कब आ रहा है? तो रामकृष्ण मिशन जो है दोस्तों वो आ रहा है 1897 को। चलिए इनके जो स्थान है, स्थानों को भी लिख दिया जाए दोस्तों तो ज्यादा सही रहेगा। तो जैसे कि आर्य समाज है, ये कहां पर है? बंबई। ये भी बंबई, ये भी बंबई। और ये जो रामकृष्ण मिशन है ये मुख्यतः कहां है? बंगाल में है। बंगाल में भी कौन सा? बारानगर जिला। बारानगर जिला, ठीक है ना। चलिए अब जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो कौन कौन है? तो यहां से जुड़े हैं विवेकानंद। आर्य समाज से जुड़े हुए हैं कौन? दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं कौन? आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे। तो गोविंद रानाडे और आत्माराम या आत्मारंग पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और ब्रह्म समाज से तो हम सब जानते हैं ये कौन जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय। क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल। कब मिलेगा? जब आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे उसका लिंक आप लोगों को दे दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया हुआ है? 1784 दोस्तों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो जाती है और इसी स्थापना के बाद में भारत का जितना भी वाङ्मय है, वाङ्मय का मेरा मतलब है जितना भी साहित्य है, इन सभी का अंग्रेजी अनुवाद होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि 57 और 64 का जो प्लासी और बक्सर का युद्ध है, इस युद्ध के बाद में अंग्रेज अब भारत पर धीरे धीरे शासन करेंगे। उनकी जो पकड़ है मजबूत हो गई है, लेकिन शासन करने के लिए यदि आप जिसके यहाँ पे शासन कर रहे हैं वहां के बारे में जानकारी होना तो जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजों को तो कोई जानकारी है नहीं है, उनको डर भी है कि कोई यदि हमने यहाँ पर गलत निर्णय ले लिया तो हो सकता है कुछ विद्रोह वगैरह ना हो जाए। इस वजह से वो भारत में चल तो रहे हैं पर भारत के अनुसार ही चल रहे हैं। तो जब उन्हें अपने कानूनों को लागू करना है तो वो अपने कानून को लागू ना कर कर ये चाह रहे हैं कि जो अंग्रेजों, जो यहाँ हिंदुओं की अपनी मान्यताएं हैं उन्हीं के अनुसार उनको चलाया जाए। जैसे किसी भी मामले में मान लीजिए कोई किसी ने कुछ गलत कार्य किया, अब यदि अंग्रेज अपने हिसाब से सजा देंगे तो हो सकता है वहां विद्रोह हो जाए, तो वो उन्हीं के हिसाब से देंगे। तो इस वजह से इस समय पर बहुत सारे भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद हो रहा है, जिसमें से सबसे पहला यदि हम आचार्य संहिता की बात करें, नियम कायदे कानूनों की बात करें, तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का सबसे पहले अंग्रेजी ही अनुवाद हुआ। इसी वजह से हुआ क्योंकि जब उसको पढ़ेंगे तो वो चूंकि उस समय पर एक तरीके की भारतीय दंड संहिता थी, उसको माना जाता था, उसी के अनुसार नियम कायदे कानून चला करते थे। तो उसका अनुवाद हुआ, उसको पढ़ा समझा, उसके अनुसार फिर वो लोग अपना काम करने लगे। इसी समय 1784 में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही है तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था।
ठीक है, चलिए ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि वो लोग क्यों कर रहे हैं। ये कहानी मैं इसलिए बता देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाए कि कहानी के माध्यम से चीजों को हम बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। अन्यथा फैक्ट तो इतने सारे हैं कि कितने याद रखोगे। या तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा मालूम हो कि कहाँ पर कब कैसे क्या हो रहा है तो चीजें याद हो जाएंगी। अन्यथा अगर आप सोचें कि एक लाइन यहाँ से याद हो जाए, एक लाइन वहां से याद हो जाए, तो ये दो लाइनें भी चली जाएंगी और बाकी कुछ याद नहीं होगा, वो तो अलग है ही। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? मूर्ति पूजा के विरोधी हैं? बिल्कुल हैं, उन्हें मूर्ति पूजा तो कतई पसंद नहीं। सर्वेश्वरवाद, सभी ईश्वरों को मानते हैं? नहीं। बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं को मानते हैं? नहीं। उनका तो सीधा सिद्धांत है वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। वेद में ही सब कुछ है, वेद में ही भारत का जितना भी प्राचीन ज्ञान है, महान ज्ञान है, सब कुछ है। तो इन तीनों को तो नहीं मानते। गाय के प्रति पूज्य भाव है उनका, याद रखना, किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो गाय के प्रति पूज्य भाव है उनका। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं वैदिक काल में भी, जब ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, तो पूरा का पूरा जीवन किसके अंतर्गत घूम रहा है? गाय के ही अंतर्गत घूम रहा है। तो चूंकि वेद से प्रभावित है तो गाय से तो प्रभावित होंगे ही। दूसरी बात, गाय की जो मान्यता है भारत में वो तो फिर अलग है ही, है ना, हम उनको गाय माता तो बोलते ही हैं। तो इनको लगभग में यदि ऐसा प्रश्न आ रहा है आपके पास में, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, दयानंद सरस्वती नहीं, कोई और भी व्यक्ति हो, तो भी वो गाय के प्रति जो पूज्य भाव है वो तो रहेगा ही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? किसने कहा है कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ई.वी. रामास्वामी नायकर या महात्मा गांधी? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये जो शब्द है वो कहे गए हैं। माफ करिएगा, इसका जो आंसर है वो किसके द्वारा है? वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की ये शब्द हैं, क्योंकि अभी एक प्रश्न आएगा जो कि बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है। ये वाले जो शब्द हैं वो किसके द्वारा कहे गए हैं? स्वामी विवेकानंद से के द्वारा कहे गए हैं। आगे चलते हैं। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, ये कथन किसका है? विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या बाल गंगाधर तिलक? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। हम जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा हुआ है ना, आनंद मठ। इन्होंने ही जो उस समय पर हम देखते हैं जो नील विद्रोह हो रहा है, नील की खेती से संबंधित, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें किससे मिल जाती है? इसी आनंद मठ में मिल जाती है। याद रखना, नील विद्रोह से संबंधित है, नील विद्रोह। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, इनका जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है ना, दुर्गेश नंदिनी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही क्या लिखा है? वंदे मातरम। क्या लिखा है? वंदे मातरम। इसको भी लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बात दक्षिण भारत की चल रही है, याद रखना, नहीं तो तुरंत स्वामी विवेकानंद लगा दो। स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, कुंद कुरी बेरी सलिंगम या टी.के. माधवन? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायण गुरु, है ना। इनको आत्मसम्मान आंदोलन को जागृत करने का, आत्मसम्मान आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्व करता है वो सब किसको कहा जाता है? नारायण गुरु को कहा जाता है। आगे चलते हैं। 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की है? तो भैया ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। काशीबाई कानितकर, आनंदीबाई कर्वे, रमाबाई रानाडे या ताराबाई शिंदे? इसका जो आंसर है वो है आनंदीबाई कर्वे। और ये पूरी की पूरी जो है वो कहाँ से संबंधित है? इसको याद रखिएगा, ये सब बंबई से संबंधित है, महाराष्ट्र से ये सब संबंधित है। रमाबाई रानाडे कौन है? गोविंद जो रानाडे हैं उनकी वाइफ है ना, किनकी? गोविंद रानाडे की, गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? आसफ खां, महावत खां, खान ए जमा, मुर्शीद कुली खां? शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? आसफ खां है, महावत खां है, खान ए जमा है या मुर्शीद कुली खां? याद रखना, शाहजहां के समय में मुर्शीद कुली खां है। मलिक अंबर की जो कर व्यवस्था है ना, उसी से संबंधित शाहजहां ने मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया और इन्होंने क्या किया? उनकी जमीन को 2 भागों में बंटवा दिया। इसका जो मुख्य कारण था वो भू राजस्व में सुधार को लेकर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, आगे चलते हैं।
अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है दोस्तों। इसका जो तीसरा पार्ट है उसी को हम आईने अकबरी कहते हैं। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी का जो है वो एक तरीके से अकबरनामा का जो है वो उसको लिखा गया है अकबरनामा को। और ये जो अकबरनामा का तीसरा पार्ट है इसी से हमें हिंदुओं की, अकबर की, मुस्लिम की जो उस समय पर एक संस्कृति थी, सामाजिक स्थिति थी, जिसके बारे में हमें सही जानकारी मिलती है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? जो आईने अकबरी है वही है। ठीक है ना? तो ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो ये तीसरा भाग। कहीं प्रश्न ऐसा आ जाए अकबरनामा कितने जिल्दों में, जिल्द है ना, जिल्द मतलब पार्ट, कितने जिल्दों में बटी हुई है? तो ये जिल्दों में भी यदि आ जाए तो ये 3 में बटी हुई है। और इसका जो तीसरा सबसे अंतिम वाला भाग है, अंतिम वाला भाग, इसी को क्या कहा जाता है? अंतिम भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है ना? आगे का प्रश्न है 1579 या फिर 1579 ईस्वी को महजर का प्रारूप किसने तैयार किया है? महजर है क्या? महजर पहले तो ऑप्शन देखते हैं। शेख मुबारक ने, शेख अब्दुल नबी ने, अबुल फजल ने या फैजी ने। तो इसको दोस्तों शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। मजहर था क्या? मजहर जो मुगल सल्तनत के सुल्तान हिंद हैं उस समय पर, जिनका नाम है क्या? अकबर। अकबर को एक विशेष अधिकार देता है। वो क्या अधिकार है? अकबर को यह विशेष अधिकार है कि किसी एक विशेष बात पर यदि जो मौलवी हैं उस समय पे है ना, जो उलेमा वर्ग है, उन लोगों में मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, किसी निर्णय को लेकर, तो उस पर निर्णय देने का अंतिम रूप से जो अधिकार है वो किसका हो जाता है? अकबर का हो जाएगा, यानी कि बादशाह का हो जाएगा। तो ये जो अकबर का अधिकार है उस समय वो मजहर के माध्यम से, महजर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है? जो उस समय बादशाह हैं, और ये बादशाह की स्थिति को मजबूत कर देते हैं। क्योंकि उस समय पर हम देखते हैं कि जो उलेमा वर्ग है, मौलवी वर्ग है, इनका शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा प्रभाव है। जब शासन प्रशासन में प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो चूंकि वो धर्म के अनुसार काम करने लगेंगे, यानी कि जो वो उनका धर्म है वो जनता के हिसाब से काम नहीं करते थे, जिससे जनता अधिकतम परेशान रहा करती थी। तो इसीलिए जो विशेष अधिकार है वो उस समय पर बादशाह के पास में आ जाते हैं। और अकबर के काल में बहुत सारे जो अधिकार हैं वो कौन लेता है? अधिकार हैं या बहुत सारे जो कार्य हैं वो कौन करता है? अकबर करता है, जनता को ध्यान में रखकर, ना कि धर्म को ध्यान में रखकर। वहीं इसका जो उल्टा है वो औरंगजेब के समय पे हो रहा है। औरंगजेब के समय पे जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो धर्म के अनुसार लिए जा रहे हैं, यानी धर्म का मतलब है कुरान के अनुसार या शरीयत के अनुसार लिए जा रहे हैं, जनता को देखकर नहीं लिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। और भारत में जो जनता बाहुल्य क्षेत्र है वो कौन सा है? हिंदुओं का है। हिंदुओं के विपरीत यदि कोई काम होगा तो वो सक्सेस हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की थी उस समय पर, आज भी है। निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति युक्त सिक्के चलवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसने चलवाए हैं? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए हैं? तो भैया जो जहांगीर है इसने राजा से युक्त आकृति के सिक्के चलवाए हैं। इसके सिक्कों में आप देखोगे तो नूरजहां का नाम भी अंकित है, नूरजहां का। और क्या है? ये भैया हाथ में शराब का प्याला लिए हुए हैं और बढ़िया बैठे हुए हैं, ले रहे हैं। तो ऐसी आकृति के सिक्के भी जहांगीर के हैं। ठीक है ना? एक तो नूरजहां का नाम भी है। नूरजहां जो है जहांगीर की कौन है? वाइफ है, पत्नी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? गंगाधर, ईश्वरदास नागर या देवी मिश्रा या महेरा? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ईश्वरदास नागर। इन्होंने क्या लिखी है? फतुहात ए आलमगीरी। क्या है? फतुहात ए आलमगीरी, आलमगीरी। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है औरंगजेब की जो विजय हैं उनसे। औरंगजेब के जितने भी अभियान हो रहे हैं उन सब की हमें जानकारी ईश्वरदास नागर की फतुहात ए आलमगीरी से मिल जाती है। आगे चलते हैं। शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं। भू राजस्व की दर 1/3 निर्धारित की थी, सत्य है। भूमि की पैमाइश करवाई है, बिल्कुल, इसीलिए तो हम जानते हैं। मात्र 5 साल रोक रहा है। 5 साल में उसने ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से अकबर महान है। अकबर स्वयं थोड़ी महान है, शेरशाह सूरी जैसा शासक है उसके पीछे। उसने कुछ जो है रिफॉर्म किए, और इससे और पहले अलाउद्दीन खिलजी है, उसने भी किए हैं। उन्हीं पर आगे चल रहे हैं अकबर जी। दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया, ये भी सही है।
सासाराम में एक किले का निर्माण करवाया। भाई साहब, सासाराम में उसने अपने मकबरे का निर्माण करवाया है, ना कि किले का। तो ये वाला जो आंसर है वो असत्य है। तो याद रखना, सासाराम में उसने क्या करवाया है? अपने मकबरे का निर्माण, मकबरे का निर्माण करवाया। एक झील पे है ये मकबरा, मकबरे का निर्माण। कौन था शेरशाह सूरी? एक अफगान था। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तो दो युद्ध होते हैं जिसमें हुमायूं को भगा दिया जाता है, भारत से खदेड़ दिया जाता है, सिंध के रास्ते हुमायूं बाहर निकल जाते हैं और भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कौन? शेरशाह सूरी। चंगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल, लोधी। कौन थे चंगताई तुर्क? चंगताई तुर्क थे मुगल। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? बाबर की जा रही है। अब बाबर जो है ये है क्या? बाबर के रक्त में दो टॉप क्लास के जो सैनिक हैं उनका रक्त बह रहा है। कौन कौन है? एक तो है चंगेज खां। चंगेज खां, चंगेज खां में यदि देखें, चंगेज खां कौन थे? मंगोल थे। तो उसकी जो माता पक्ष है, मां के पक्ष से वो चंगेज खां का वंशज है, जबकि पिताजी की पक्ष से वो तैमूर लंग का वंशज है। किसका? तैमूर लंग का वंशज है। तो दो हैं, एक तो चंगेज खां, तो ये तो कौन थे? मंगोल थे, और एक है तैमूर लंग। ठीक है, ये कौन है? तो ये तुर्क थे। तो अब भैया ये दो जो दोनों हैं, इनमें से जो मंगोल थे चंगेज खां, इन्हीं के नाम पर उसने मुगल वंश की स्थापना की, क्योंकि वो अपने जो उनकी बाबरनामा है उसमें वो अपनी माँ वाले पक्ष पर ज्यादा ध्यान देता है, उनके बारे में ज्यादा बातें कर रहा है, और इसी कारण उसने अपनी माँ के पक्ष में जो आगे का शासन था वो किया। तो वो कौन थी? मंगोल। तो मंगोल से ही वो शब्द निकल कर आ गया, क्या क्या? मुगल। तो वो क्या हो गए? मुगल हो गए। याद रखना, बाबर जो है वो चंगेज खां और तैमूर लंग, इन दोनों के ही वंश से संबंधित है। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। 73वां प्रश्न है, दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था राज्य का राजकीय धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। देखिए, दीन ए इलाही का जो प्राथमिक रूप था वो था विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना यानी कि एक तरीके से जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना है उसके जैसा लगभग ये है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। विश्व के सभी धर्म की जो अच्छी बातें हैं वही दीन ए इलाही में है ना। ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बीरबल। उसी ने इस धर्म को स्वीकार किया था, है ना। किसने? बीरबल ने। और क्या है भैया? इसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास थी। इस क्लास में आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे इसकी 5वीं क्लास में, जिसमें भी पूरे के पूरे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जो हमने प्रश्न देखे मुख्यतः आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत के शायद 1 या 2 रहे होंगे, और मध्यकालीन भारत के हैं। पहली वाली जो क्लास थी अवधारणा विचार से संबंधित थी, दूसरी भी अवधारणा और विचार से संबंधित थी। अब जो अगली क्लास होगी उसमें पूरे के पूरे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और उस क्लास का आप लोग इंतजार करिएगा। बाकी जो क्लासें हैं वो तो कंटिन्यू चल ही रही हैं। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।